देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हम चर्चा कर रहे हैं मतगणना पर। मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल की अग्नि परीक्षा चल रही है। 2533 मतदाताओं की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। जनता अपना आशीर्वाद दे चुकी है और अगर रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे नजर आ रही है। कांग्रेस रुझानों में यहाँ पीछे नजर आ रही है और कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस यहाँ पीछे नजर आ रही है और 116 बहुमत के लिए काफी है। सरकार बनाने के लिए 116 सीटें काफी है। यहाँ रुझानों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। लाडली बहना का यहाँ कमाल दिखा है। या कहा जा रहा था कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, इसका चमत्कार देखने को मिला है। या फिर अगर कांग्रेस की बात करें तो कहां रणनीति में कमी रह गई जिससे जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद नहीं दी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। अनवर खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राघव पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। 164 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और जीत की अगर बात करें तो 77 सीटें अभी वर्तमान में जीत चुकी है। बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक है सरकार बनाने के। जी हाँ धर्मिष्ठा जी, देखिए यह लैंडस्लाइड विक्ट्री है। प्रचंड 2/3 बहुमत से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता ने हमको दी हैं। हम भगवान रूपी जनता के समक्ष नतमस्तक हैं, अभिवादन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जो 65,000 बूथ पर 42 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे बूथ स्तर के, जो कैलाश पर्वत की भांति हमने समूह उतना खड़ा किया। और उन सब की जो परिश्रम रहा, पुरुषार्थ रहा, उनकी पराक्रम की पराकाष्ठा का भी प्रतिफल है। साथ ही साथ हमारी डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार, और इन दोनों की जो सरकार की लगभग 500 से ज़्यादा विकासोन्मुखी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के द्वारा लगभग 8.5 करोड़ के आसपास के मध्य प्रदेश के अंदर हितग्राही, उन हितग्राहियों के हृदय को हमने जीतने का कार्य किया। और उसी के ये सुफल है, उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके की प्रचंड बहुमत की जनता ने हमको दिया है। और जिस प्रकार से धर्मिष्ठा जी, देखिए मैं स्वयं हमेशा कहता आता था, लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र और विपक्ष नहीं मानता था, उस बात को स्वीकार नहीं करता था। आपके सामने भी मैंने कई बार कहा कि हम 170 प्लस सीट जीतेंगे और मुझे अभी भी विश्वास है कि हम 170 प्लस होंगे। जबकि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने क्या कहा, उन्होंने कई साक्षात्कार में कहा हम 150 सीट के आसपास जीतेंगे। हमारे मीडिया प्रमुख आशीष अग्रवाल जी, उन्होंने भी कहा 150। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा संवाद भी हुआ और जिस प्रकार का जो सिनेरियो था इस मध्य प्रदेश का, ये जो चुनाव था, गुजरात के स्तर पर चुनाव लड़ा गया, जो गुजरात पैटर्न था, और सेम वही प्रस्फुटित हुआ है। आज ईवीएम खुली, भारतीय जनता पार्टी का भाग्य खुला है, जनता ने अपार आशीर्वाद दिया, हम यही कहेंगे। और देखिए, कांग्रेस के लिए मैं जरूर कहूँगा कि कमलनाथ जी और जो बड़बोलापन जो रहा है, ये बहुत घातक होता है। जो कांग्रेस के नेतागण बार बार, एक बार नहीं, बार बार पोस्टर लगाते थे, फ्लैक्स लगाते थे, नया साल नई सरकार, हमारे ये जनता का देने साथ कमलनाथ अभी कल ही लगाया। और इसी प्रकार से उनके बेटे कहने लगे कि 7 दिसंबर को हमारे पापा जी जो हैं माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए, हम तो कहते, विपक्ष उनको शेख चिल्ली कहते था, मुंगेरी लाल कहते ही थे, हम लोग उपमाएं देते थे। आज निसंदेह स्वयं कांग्रेस ने अपने आप को मुंगेरी लाल सिद्ध कर दिया और उनको शेख चिल्ली बना दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि 7 दिसंबर को कमलनाथ शपथ ले रहे हैं। बताओ, जनतंत्र में आज ये यक्ष प्रश्न खड़े होते हैं और उनका जवाब देना पड़ेगा। कितने मुंगेरी लाल कांग्रेस के अंदर हो गए और कांग्रेस ने कांग्रेस के लोगों को मुंगेरी लाल कर दिया। कांग्रेस के हैंडल से अनेक बार एक प्रयास किया गया कि हम 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, 26 जनवरी पे करेंगे, और अगले 3 महीने में हमारी सरकार बन रही है, उपचुनाव में हम जीतने जा रहे हैं। जी, आपके सवाल के साथ ही अनवर खान जी के पास जाऊंगी। मुंगेरी लाल और ये उनके लिए टैग लग गया, कांग्रेस ने दिया। बिल्कुल आप ही के सवाल के साथ अनवर खान जी के पास जाऊंगी। अनवर जी, बड़बोलापन, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, दिग्गज नेताओं की यहाँ बात हो रही है, उनका बड़बोलापन, और जैसे कि कमलनाथ ने कपड़ा फान का बयान दिया था और गालियां खाने की पावर, क्या इन्हीं का नुकसान कांग्रेस को देखने को मिला है या फिर रणनीति में कहीं कोई कमी रह गई या फिर ठीक से अपनी बात जनता को कांग्रेस पार्टी समझा नहीं? मैडम, कुछ अंदर भीतराघात हुआ है हमारे साथ, कुछ धोखा हुआ है। दूसरा, जहाँ भी राहुल गांधी या कहीं भी गया तो आपने भीड़ देखी कितनी थी,
लेकिन उस भीड़ से वो जो कार्यकर्ता थे उससे मिलने नहीं दिए भीड़ को। तो ये शायद हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा जो पदाधिकारी थे जी उन्होंने सही कंट्रोल नहीं कर पाए भीड़ को। भीड़ ने मोहब्बत करी, हर जगह बगैर लालच के बगैर उसकी भीड़ इकट्ठी हुई। लेकिन आज हमारा ये जहन नहीं समझ रहा कि हम इतनी बड़ी हार कैसे हार गए, है ना। हालांकि उसमें कुछ गतिविधियाँ रही हैं, हमारे जो विधायक और कुछ लोग हैं जो बीजेपी को फॉलो करते हैं अंदर से, है ना। जैसे कि ये हार कमलनाथ जी की हार नहीं है, ये हार है दिग्विजय सिंह जी की। ये हम कमलनाथ चलेंगे। जी की हार नहीं है, दिग्विजय दिग्विजय जी सिंह की की हार है। जी। ये कांग्रेस की अंतर्कलह सामने नहीं आ रही। लगातार आप भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी कि भारतीय नहीं, जनता पार्टी के देखिए, अंदर बीजेपी एंटी ने आज इनकम्बेंसी है या फिर बगावत के सूर देखने को मिले हैं। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी, जैसा कि आपने कहा कमलनाथ जी की हार नहीं है, दिग्विजय सिंह की हार है। तो यहाँ सवाल मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि मंच पर कहा था कि हम दोनों के पारिवारिक संबंध है और मस्ती मजाक में कुछ भी बोलते हैं, कपड़ा फाड़ बोल सकते हैं, गाली देने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, तो क्या ये केवल सार्वजनिक मंच के लिए था या जनता को भ्रमित करने के लिए था? खाली उसकी मुखालिफत न हो, जनता की न हो आपस में। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने मसला ये है अभी तक जितना भी नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि सिंधिया जी जो गए हमारे, ये बहुत बड़ा धक्का लगा है हमें जी इतना बड़ा धक्का लगा है कि हम उसको भरना नामुमकिन है हमारे लिए, इतना अच्छा। और भी जो बीजेपी में गए हैं कांग्रेस के अच्छे जो विधायक गए हैं, इन लोगों से परेशान होकर गए हैं। और आज भी हमें कुछ शक ऐसा है कि मशीनों का मसला है, क्योंकि जिसको बीजेपी वाले बीजेपी पर नहीं चाहते उनकी हार मानी गई है, और ये जो कांग्रेस वाले बीजेपी फॉलो करते हैं उनको जिताया गया है। ये हमें शक है शायद। अनवर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं और उन्होंने ही कांग्रेस को हराने का काम किया है। और साथ में जैसे कि नाराजगी का जो आपने जिक्र किया, तो कांग्रेस क्यों अपने नेताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाई? भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता ऐसे थे जो नाराज थे, बगावती सुर बता रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार तैयारियां करी, लगातार उन्हें मनाने की कोशिश करी और एक समय बाद वो मानकर बगावती सुर उनके जो थे वो कंट्रोल में थे। लेकिन कांग्रेस के अगर बगावती सुर की यहाँ बात करें तो जूतों की मालाएं पहनाई गई है, चेहरे पे कालिक पोती गई है, पुतले दहन किए गए हैं। तो ये जो नजर आया है, ये केंद्रीय नेतृत्व का जो कंट्रोल था मध्य प्रदेश पे, जैसा कि कहा जा रहा था कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व सारी कमान संभाल रहे, तो कैसी कमान संभाली है ये? मैडम, सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ जो पदाधिकारी थे जिनको अपन ने पद दिया था यहाँ पे, वो बड़े नेताओं के वो चमचे थे, उनको पद मिला, लेकिन वो पब्लिक के पास सही साबित नहीं हुए, पब्लिक से मिले नहीं, पब्लिक को मिलने नहीं दिया। खाली वही मिलते थे बड़े नेताओं से कांग्रेस के, वो पब्लिक उनसे नाराज थी। वो नुकसान भी हमें देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि वो नुकसान देखने को मिला है और बड़े नेताओं से मिलने नहीं दिया, अधिकारियों को या नेताओं को मिले। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपके पास आऊंगी जी। बस धर्मिष्ठा जी, देखिए, अगर ये जो आज कांग्रेस को एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है जी, और ये दिव्य ज्ञान कांग्रेस के पदाधिकारियों को नहीं प्राप्त हुआ, स्वयं ही कह रहे हैं कि कांग्रेस में चमचों की फौज है जी। और जिस प्रकार से अब देखिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह स्वयं और खुद रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पानी पी पी के गालियां बकते थे, कोसते थे कि वो गद्दार थे, बिकाऊ थे, सिंधिया के साथ में जो लोग आए। और तो देखिए कांग्रेस के लोग, और आज यही बात आज निकल के आ गई, दिल की बात जो वहां पे आ गई आज कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस के साथी मित्र प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि सिंधिया जी का जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा डेंट हो गया। कांग्रेस जो है आज मूर्छित हुई पड़ी है और कांग्रेस आज जो परास्त हुई है इतनी बुरी तरीके से, तो ये सिंधिया जी। तो देखिए, जब सिंधिया जी जब थे तो वो क्या कहते थे? सिंधिया जी, मैं कह रहा हूँ, देवदूत साबित हुए मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और मैसेंजर ऑफ गॉड मैं कहता हूं। उनके साथ जो लोग भी आए थे, जिन्होंने त्याग भी किया था, क्या कहते थे? वो लिखते थे कि उन्हें जिद है बिजलियां गिराने की और हमें जिद है वहां बस्तियां बसाने की। उन्हें जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं बस्तियां बसाने की। और उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल। तब कांग्रेस को नहीं समझ में आता था। राहुल गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी, अब खड़गे जी सब सोते रहते थे, कमलनाथ और दिग्विजय यहाँ सोते रहते थे जब वो कहते थे नहीं पूरे विधायक हैं। आज ये दिव्य ज्ञान इनको प्राप्त हो रहा है। मैं कहता हूँ कांग्रेस के अंदर ही अभी कांग्रेस ने, देखिए, गद्दारों के, खुद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कोई गद्दार नहीं बचा, लेकिन जो बात कह रहे हैं ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगी कि कौन सही है कौन गलत है। ये सत्य है। ये 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने, जब हमने राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ऐसा नहीं था कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिया था, यशवंत सिन्हा प्रत्याशी थे, लेकिन जब जनजातीय अस्मिता की बात आई तो कांग्रेस के 2 दर्जन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को क्रॉस वोट किया था। और वो भी अभी चुनाव लड़ रहे थे उनमें से कई,
और उनको भी गद्दार किसने कहा था? मुकेश नायक ने कहा था कांग्रेस से। तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के अंदर या तो आप उनको कुछ कर ही नहीं पाते हो, या और अभी भी दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि अब कोई गद्दार नहीं बचा, तो क्या, और अभी हमारे मित्र कह रहे हैं, तो ये कांग्रेस को बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत आत्मावलोकन की जरूरत है। और कांग्रेस के प्रवक्ता जो आए पहले, आज तो ये बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा आपके चैनल पे ही आपको कई बार बहुत ही अपशब्द कही, अभद्रता करी, मुझे साथ तो अपशब्द कही, अभद्रता कही, इवन गालियां जैसे देने के काम किए। ये कांग्रेस, ये भारत की, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने भी देखा। मैं वैसे ही किसी के समय में अतिक्रमण नहीं करता, अपने समय में ही बोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब सब आप मीडिया के माध्यम से भी जनता जो प्रबुद्ध है, जिस प्रकार का कांग्रेस के प्रवक्ताओं का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा, उच्छृंखल व्यवहार रहा, अनुशासनहीनता रही, जिस प्रकार से अपने साथी को पैनलिस्ट का अपमान किया गया, यह भी कहीं ना कहीं जनता ने ईवीएम में रखा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो बयानबाजी सामने आई, इसे भी जनता ने कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर वोटिंग की है। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि अगर कांग्रेस की बात करें तो अनवर जी ने कहा है कि बड़े नेताओं से कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया जाता। कुछ चुनिंदा नेता ऐसे थे जो उनसे मिल सकते थे, लगातार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। क्या यही कारण था कि वो मन लगाकर मध्य प्रदेश में काम नहीं कर पाए, अपने बूथ लेवल को मजबूत नहीं कर पाए? ये पिछले चुनाव में भी ये मजबूरी थी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं, आपके चैनल का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल काफी हद तक नजदीक था। बिल्कुल। और सारी लाडली बहनों को भी बहुत बहुत बधाई, है ना। हालांकि आज मैं एक चैनल पे देख रहा था जी, अपने कैलाश विजयवर्गीय जी से कोई पत्रकार पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या आप एजेंडे के तहत पूछ रहे हैं, यदि लाडली बहना इफेक्ट होता तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दिखाई दिया। खैर ये अलग विषय है, अपन आए यहाँ का। तो आप देखें पिछली डिबेट में भी मैंने सवाल उठाए थे कि कांग्रेस कभी भी विपक्ष की भूमिका में रही नहीं। दिग्विजय सिंह मैनेजमेंट गुरु बन के उभरे थे उनके मुख्यमंत्री काल के सेकंड पार्ट में जी, है ना। तो उन्होंने उस समय से उनकी कार्यप्रणाली सबको मालूम है, इसको उठाया भी जा चुका और उनसे सवाल जवाब तलब भी हो चुके उनसे इस बारे में। पर वो एक कुशल राजनीति, और बोलते भी हैं कि हाँ मैं तो राजनीति 24 घंटे राजनीति करता हूँ। आप देखिए उनके सेकंड जो दूसरा जो कार्यकाल था उसमें बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के चुनाव हारे थे, जबकि सरकार कांग्रेस की थी। विधानसभा चुनाव जीतते थे, लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाता था। तो एक कुशल रणनीति होती थी उनके पास, प्रशासन उनकी पकड़ में होता था। लोकसभा चुनाव आते आते प्रशासनिक आतंकवाद फैलने लगता था और लोकसभा चुनाव में वोट नहीं मिलते थे कांग्रेस को। अब मैंने पिछली डिबेट में यह भी कहा था आपसे कि 2008 का चुनाव था, 2003 में तो उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी कि 10 साल तक मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। तो यहां कांग्रेस खत्म थी। 2008 का फिर मैं वही चीज दोहराता हूं कि शिवराज जी ने मंच से चैलेंज किया था एक मंची कार्यक्रम में कि आप आओ हमसे डिबेट करो, कोई नहीं आया था। तो विपक्ष खत्म रहा, बड़े बड़े मुद्दे रहे जिसको कांग्रेस उठा ही नहीं पाई। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि उनको जो अनवर भाई ने उठाया कि उनके सत्ता पक्ष से भी बड़े मधुर संबंध रहे हैं, और इसके सबूत के तौर पे आपसे अब एक यहाँ पर एक उदाहरण पेश करता हूं कि व्यापम मामला था जी। उन्होंने खुल के मुख्यमंत्री निवास पे आरोप लगाए, परंतु शिवराज जी ने उनके खिलाफ आज तक मानहानि का दावा नहीं किया, और के मिश्रा जी और किसी ने उठाया उन पे मानहानि के दावे हुए। ऐसा क्या कारण था? ऐसे ढेर मामले में गिना सकता हूं ये 20-25 साल बल्कि दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से, कि एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई दी जिससे कांग्रेस खत्म रही। वो है तो कांग्रेस है, नहीं तो नहीं है। और अभी कमलनाथ जी की जो बात कर रहे हैं अनवर भाई, उनको तो मुख्यमंत्री का चेहरा थे वो। चलिए दिग्विजय सिंह जी यदि कोई गणित खेल रहे थे, कोई राजनीति कर रहे थे, तो आपने लीडिंग क्यों नहीं लिया? आपने मोर्चा अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? पीसीसी ठंडी क्यों पड़ी रही? ये पिछले 1.5-2 महीने में कोई उत्साह नजर नहीं आया, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल उसके परिणाम हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी, और सबसे बड़ी बात कि उत्साह की कमी यहाँ नजर आई। राघव पटेल जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर अन्य दल जो थे, तीसरा दल की जो भूमिका निभा रहे थे, लगातार उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जनता त्रस्त हो गई, इसलिए तीसरे दल को मौका देगी। लेकिन जनता ने इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और तीसरे दल को मौका नहीं दिया है। बिल्कुल धर्मष्ठा जी, इस बार क्या था, जो आपने देखा होगा पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ जी, तो चुनाव चेहरों पे लड़ा जा रहा था। एक तरफ मोदी जी चेहरा थे, दूसरी तरफ कमलनाथ जी थे, लेकिन जो मूल मुद्दे चुनाव में कहीं थे नहीं। तो जनता तीसरे विकल्प में के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही थी, लेकिन हम लोग 230 सीटों पर नहीं लड़ पाए। हमारे पास संसाधन नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम जनता के बीच में, जो उस कमी को हम पूरा नहीं कर पाए।
वहीं कांग्रेस का ऐसा रवैया था, कांग्रेस ने छोटे भाई के रूप में ना तो समाजवादी पार्टी को या किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाया ही नहीं। इन लोगों को इतना घमंड था कमलनाथ जी को कि वो किसी भी पार्टी को अखिलेश बखलेश ये सब चीज़ें करते रहे, और उसी का जो खामियाजा है वो अभी आपने जो मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी को मिला कि जो 18 साल में हम लोग ना तो इनके भ्रष्टाचार को उठा पाए, ना बहुत सारी चीज़ें हैं बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी के तौर पे हम लोगों ने देखी। हमारे पास संसाधन कम थे, फिर भी हम लोग विधानसभा का भी घेराव किया, 2 बार बीजेपी कार्यालय का भी घेराव करा। हमारे पास सीमित संसाधनों के साथ में हम लोग डटे रहे, और हम जनता ने जो भी मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं और बधाई देंगे कि इन लोगों ने। राघव जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे, जैसे कि 2023 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जो तीसरा दल है उनकी लगातार कांग्रेस उपेक्षा करता रहा है। अगर आपने भी देखा हो तो चाहे वो बसपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो आपको क्या लगता है क्योंकि 2023 के जो विधानसभा चुनाव है लोकसभा के चुनाव की भी राह तय करते हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए आपको लगता है कि कांग्रेस आपकी साथी बनेगी या उतना साथ दे पाएगी, या ऐसा ही होगा कि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है? देखिए, जो धोखा देने की तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। इनको लग रहा था कमलनाथ जी को सब कुछ है, जनता में देखिए असंतोष बहुत था जी। बीजेपी की बहुत सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो कमलनाथ जी सोच रहे थे कि जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देगी, तो ऐसा हुआ नहीं, और वही हुआ आखिर में कि जनता ने सोचा कि इनको वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट दें, क्योंकि अभी अगर इनको हम बहुमत भी दे देंगे तो या तो इनके देखिए कई विधायक इनके चुनाव से पहले ही सेट हो गए कांग्रेस के। दूसरी चीज़ है, अगर जनता इनको वोट देती तो इनके विधायक भी बिक जाते। इसके बाद में एक्चुअली में क्या है कि ये लोग फंड का रोना रोते, तो वो जनता इस चीज़ को समझ चुकी थी कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी धरना देते रहेंगे तो इससे अच्छा है कि बीजेपी को ही वोट दे दो। और फिर इन लोगों ने निर्दलीय और इन लोगों को जो भी सोचा हो जनता ने कि जोड़ तोड़ की सरकार देने से अच्छा स्पष्ट बहुमत की सरकार दो, मध्य प्रदेश को भला होगा। देखिए, अब हम लोग विपक्ष में जो है पुरजोर तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष में है, पुरजोर तरीके से काम करेंगे और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसे सहज स्वीकार करेंगे। सत्येंद्र जैन जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि लगातार खरीद फरोख्त का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगता रहा है, लेकिन सिंधिया जी के जाने का जो धक्का है अभी तक कांग्रेस में है। कांग्रेस में से सिंधिया जी आए, उसकी वजह बताई जाती है कि सिंधिया जी की लगातार उपेक्षा हो रही थी, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही कि सिंधिया जी बिक गए। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, मैंने तो कहा कि वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए मैसेंजर ऑफ गॉड हुए, फरिश्ते हुए। और आप देखिए, कांग्रेस को तय करना है। अभी जो एक बात सत्य उद्घाटित कर दिया इन्होंने, वो बांध के नहीं रख पाते कांग्रेस में अपने नेताओं को। और पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े नेता, लगभग 1000 से ऊपर बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़ के चले गए पिछले 8-9 सालों में, एडीआर की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि पूरे भगदड़ मची हुई थी कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस पता नहीं किस उसमें रहती है, अपने लोगों को ही नहीं रख पाती संभाल के। और जिस प्रकार से आप देखिए, कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। वो कहते थे कि भाजपा में नाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है, महाराज भाजपा है, और आज महाराज की इतनी कमी खल रही इनको। अरे भैया, भाजपा एक ही थी, आज देखो भाजपा में क्या निकल के आया। आपने कहा कि हमने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, हमने कहा हम सामूहिक नेतृत्व पे गए, जनता को हमने बताया और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ने हमारी बात को माना कि सही कह रहे हैं, सामूहिक नेतृत्व में गए। और अब हमारा संसदीय दल भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो ये होगा अब, है ना ये। और शिवराज जी भी उसमें हैं। अभी शिवराज जी का भी पुरुषार्थ पराक्रम को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने 165 से ज़्यादा सीट जो रैली की हुई हैं, सभाएं की। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी 55 से ज़्यादा सभाएं की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पूरा मजबूत किया, सशक्त किया और प्रदेश को बार बार नापा। इतनी बार नापा कि अगर 20 बार पृथ्वी की परिधि जो होती 40,000 किलोमीटर, इस 4 सालों के उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में इतनी बार नाप चुके हैं कि 20 पृथ्वी के चक्कर लगा लें। बिल्कुल सही कहा आपने कि शिवराज जी ने कई सभाएं करी और सभाएं करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत कम सभाएं कर पाऊं, क्योंकि उनका जनता के प्रति जो जुड़ाव है, जनता के बीच में जाकर जो काम करने का तरीका है वो बहुत अद्भुत है। वहीं अगर मैं अनवर जी आपके पास आऊंगी, कांग्रेस की बात करूंगी। शिवराज जी लगातार जनता के बीच में गए, जनता के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता या भाजपा के ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको वो बाय नेम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और कहा भी जाता है कि बहुत ही सज्जन टाइप के व्यक्ति है। वहीं अगर कमलनाथ जी की बात करूं तो आप खुद कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो हैं लोगों से मिल नहीं पाते हैं। अपने ही साथ जो गठबंधन हुआ है 2024 के लिए, जिसको इंडी गठबंधन नाम दिया गया है, उसके जो नेता हैं उनके साथ भी मध्य प्रदेश में जो 2023 के विधानसभा चुनाव है वहां पर उनकी भी अनदेखी की गई। कुछ सीटों पर
उन्हें सहज नहीं रखा गया। सपा की अगर बात करूं तो कुछ सीटों पर बात मान ली गई थी, लेकिन पुनः उन्हें भटका दिया गया कि नहीं आपको ये सीटें नहीं मिलेगी। वहीं अगर कुछ टिकटों की अगर मैं बात करूं तो कई प्रत्याशियों को कहा गया कि आप इन सीटों पर तैयारी कीजिए, टिकट आपको मिलेगा, लेकिन बाद में उन्हें दरकिनार कर कर किसी और को टिकट दे दिया। क्या यही सब कारण रहे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को इतने रुझान इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जनता का इतना ज्यादा प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है? मैडम आप सही कह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कांग्रेस को, जो मुस्लिम जो कार्यकर्ता अच्छे थे इन्होंने उनको मुंह नहीं लगाया। और शिवराज सिंह चौहान का ये हालात है कि वो आज भी नाम से जानते हैं मुस्लिम बहुत से अच्छे लीडर, वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या उनके क्षेत्र का हो, लेकिन वो उसको इज्जत भी देते हैं, बात भी करते हैं। और अब से दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी क्या है, जो इनके दिग्विजय सिंह जी का जो चमचागिरी करेगा, चप्पल उठाएगा, राजा साहब हाथ जोड़ेगा, तो वो तो इसको उनको आगे बढ़ाते हैं, वही उनका सब कुछ है। लेकिन जो मुस्लिम आप 165 विधानसभाएं ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिसमें जो मुस्लिम रेशे जो हैं 35,000 40,000 रेशा है, कम ज़्यादा हटा के। और अब ये पब्लिक नाराज़ हुई, तो एक तो बीजेपी का उन्होंने मुंह बंद कर दिया मुस्लिम वोटर ने कि आप कहते हैं मुसलमान वोट नहीं देता, मुसलमान वोट अच्छे लोगों को देता है हमेशा, बिल्कुल जो चाहता है, तो मुस्लिम अभी दिया है अभी ये। दूसरा उनका मुंह उनको दिखाया कि आपने अगर मुसलमानों को एक तरफ रखा है तो आज आप देख लो, क्यों कम से कम आज आप देखिए 100% मुस्लिम जो है कांग्रेस में जीत के आया। आप 2 वोट दिए 2 जीत के आए जी, आप 10 जीत के आते हैं, हम 20 लेकिन उन्होंने नुकसान पहुंचाया है खुद अपने आप, क्यों माइनॉरिटी को उन्होंने दूर रखा। अच्छा जो चमचागिरी रहा उसको इन्होंने अधिकार बना दिया, अधिकार दे दिया, वो मिले या नहीं मिले वोटरों से, उन्होंने ख्याल करे नहीं कि कोई तकलीफ है क्या नहीं पहुँचता। बीजेपी के कुछ नेताओं में यह हालात है, मंत्री बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप उनको फ़ोन करो तो फ़ोन रिपीट करते हैं वो जी, हाँ बताइए क्या बात है। हालांकि मंच में वो कुछ भी के मियाँ को फलाना टिम कुछ भी के, लेकिन उनका जो अंदर से अखलाक है वो ऐसा है कि वो मुसलमानों को इतना चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा हो जाए। बिल्कुल। तो मुसलमानों ने कि अगर आप हमारा चाहते हो तो आप आ जाओ, बताएं आपको, जब ये नहीं चाह रहा मैं। तो ये मुसलमानों ने एक तो इनका मुंह बंद करा, जो बीजेपी वाले कहते हैं मुस्लिम वोट नहीं देता, दूसरा कांग्रेस को दिखाया कि इतना वोट होने के बाद हम आपको आज तक वोट देते हैं, लेकिन आप हमें कोने पटक देते हो। बिल्कुल। तो ये आज ये बेनिफिट मिला है हमें। यही है गुजारिश है इनसे कि किसी भी तरह से दिग्विजय सिंह जी संन्यास ले लें कांग्रेस से, तो मध्य प्रदेश में ताकत आ जाए। और इमरान प्रतापगढ़ी ये भी इस्तीफा दे दें। नदीम जावेद एक तरह से अच्छे थे माइनॉरिटी के लीडर, लेकिन ये भी अच्छे साबित नहीं हुए। ये 2 से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है माइनॉरिटी को भी, और ये वोट बीजेपी को यूं ही डला है इनकी गलतियों की वजह से। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जी अगर संन्यास ले लेंगे तो कांग्रेस का भला हो जाएगा। जी जी बेशक। बिल्कुल, हमने ये कहा था जिस मंच पे ये गए हैं दिग्विजय सिंह जी, आप देख लो कांग्रेस का जिस मंच पे गए 10,000 वोट कम हुआ है, 10,000 वोट कम हुआ है। एक तो बगैर सूचना के अब इनकाउंटर हुआ रावगढ़ में, इनका वोट था, इनके लड़के को जिता के लाए, उन्होंने यहाँ बड़े सेक्रेटरी साहब बगैर जांच के किए उनको जी सत्येंद्र जी बिल्कुल आऊंगी कि उनका साहब तोड़ दो पत्ता, वो मकान तोड़ दो। हालांकि वो बीजेपी को फॉलो करते थे, मुस्लिम लोग थे वो जी, उन्होंने रातों रात उनका मकान तोड़ दिया, बंद कर दिया, इनकाउंटर करवा दिया। बाद में साबित क्या हुआ कि साहब वो विरोध थे बेचारे के, उनको विरोध थे ही ना उनका बेचारों का, इनकाउंटर आपने फर्जी के लाया वो। उसके बाद ना घर पे गई उनके, ना मकान बनवाया जेबतन उन्होंने। तो आप बताइए नुकसान कितना पहुंचाया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही। सत्येंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? धर्मिष्ठा जी मैं ये बताऊं, मेरे मित्र जो है ना कांग्रेस आज की पूरी गलती तरह से आपके जो मित्र हैं वो आपकी पार्टी की तरफ बोल रहे हैं। हाँ वही, लेकिन नहीं, वो मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई बुराई नहीं है मुझे। बिल्कुल। मुझे तकलीफ है, मेरा जो बोर्ड है जिसको मैं हाथ जोड़ता हूँ वोट डलवाता हूँ, जी। और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या आप वोट कैसे दो। बिल्कुल, लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, अभी इसमें और भी सत्य मैं जोड़ता हूँ। आप देखिए मेरे मित्र जो है ना, ये बहुत सारी चीजों पर पर्दा डालना चाह रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी पे, प्रियंका वाड्रा पे और मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाना चाहते हैं। मैं आज कहता हूं अजीज कुरैशी जी की बात को स्मरण में लाना चाहता हूं, कांग्रेसी मित्र को। वो जरूर मुझे लगता है कमलनाथ जी को भेजेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास जाए और सुप्रिया श्रीनेत के पास ऐसी बातें जाएं। दिग्विजय सिंह का तो ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ देना चाहिए, तो दिग्विजय सिंह जी को भी जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप देखिए मध्य प्रदेश आए और किस प्रकार से राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका वाड्रा कितनी जगह गई, जहां जहां गई वहां वंटाधार हो गया। जहां जहां प्रियंका जी गई हैं, जहां जहां कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे गए वहां वंटाधार। लेकिन मेरे मित्र जो है उनकी अक्षमताओं को ढांकने के लिए सिर्फ दिग्विजय सिंह को ही
बलि का बकरा बना रहे हैं, ये मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि समीचीन व्याख्या और इन सबको, जो अजीज कुरैशी भी देखिए बड़े नेता रहे कांग्रेस बिल्कुल, के। सत्येंद्र नहीं नहीं, आप अपने समय जब बोलेगा मेरे राजपाल- मित्र, जी, जी, एक अच्छा एक वो जी, अच्छा जी, रहेगा। धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मेरा समय है और वैचारिक अवरोध प्राप्त हो जाता है, उसके कारण से जो सही बात है वो नहीं आती जनता के पास। मैं ये कह रहा हूं कि अजीज कुरैशी भी कांग्रेस के बड़े नेता, मैंने उन्हीं का उल्लेख किया, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कहा कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आज ये बात है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी आज लेना चाहिए जिम्मेदारी कि क्यों आप राजस्थान हार गए। चलिए राजस्थान में ऑल्टरेशन होता है, क्यों आप छत्तीसगढ़ हार गए। छत्तीसगढ़ के तो आप भूपेश बघेल को, जो भूपे बन गए थे, एटीएम बन गए थे, उनको तो आपने पूरे देश का एक आपने रोल मॉडल प्रस्तुत किया था उनको, कि हमारा छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल रोल मॉडल हैं। तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जहां राहुल गांधी वहां भी गए थे और वहां भारत का अपमान करके आए थे। क्या अपमान करा था, जिसके कारण से देखिए हमने कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। हाँ, आप गलती करोगे, आप भारत को गाली दोगे तो हाँ, क्योंकि भारत हमारा राष्ट्र है, हम कहते हैं हमारा राष्ट्र है, भारत हमारी माता है, भारत नेशन, हम जो भारत माता है, भारत देश है। अगर नेशन खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो हमने पार्टी नेशन फर्स्ट रखा, और नेशन फर्स्ट का अपमान क्यों किया आपने। आपने कहा कि आप जो टी शर्ट पहनते हो वो चाइना में बनती है, जो मोबाइल यूज करते हो वो चाइना में। अरे भैया, ये गई जमाने, बीते जमाने की बात थी। आज भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ मोबाइल फोन्स। तो भारत का बनने का, देखिए इसमें भारत का अपमान हो रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल सत्येंद्र भारतीय जी, सही श्रमिकों कहा का कि अपमान हुआ, जिसपे भारतीय प्रधानमंत्री जी जनता ने क्या पार्टी- कहा, मूर्खों का सरदार कहा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं बताऊं कि आज जो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, तो ये राहुल गांधी अगर सुन रहे हो आपकी बात को, मैं कहता हूं कि उनको इसमें आत्मावलोकन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहते हैं कि मैं तो वो बकरा हूं जो अगर ईद पे बचेगा तो मुहर्रम पे नाचेगा, उन्होंने स्वयं ही कहा था ऐसा, अपने आप को मानते हैं। तो आज ये आत्मावलोकन करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रियंका वाड्रा जो दीदी हैं, वो बहुत अपने आप को बताती हैं कि जहां जहां जाती हूँ अवंटाधार। अमेठी गई थी तो राहुल गांधी हार गए थे वहां से, और मध्य प्रदेश आए तो कमलनाथ जी और पूरे सबको हरा दिया कांग्रेस को। ठीक है, तो मैं सत्येंद्र जी, कहूंगा कि सत्येंद्र ये जी। केंद्रीय नेतृत्व को भी बिल्कुल, बस बिल्कुल। हो गया मेरा 5 सेकंड बिल्कुल। और, केंद्रीय नेतृत्व को कांग्रेस के आत्मावलोकन करना चाहिए और कुछ बात अजीज कुरैशी की मानना चाहिए, जिससे कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल। कि आत्मावलोकन करें। बिल्कुल, बिल्कुल मैडम, जी, जब अजीत कुरैशी जी राजपाल थे, जब उन्होंने मांग क्यों नहीं रखी जी, है ना। आज जब ये देखा कि हम घर पे हैं और अब हमें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बस इसमें आया कि हम जाग जाएं, उस वक्त ये जगाते। ठीक है। इन्होंने कितने विधायक बनाए, कि मानुटी को कितने विधायक टिकट दिलवाए, जब क्यों दिलवाए, पावर में थे ये, या फिर इन्होंने खाली चमचागिरी बड़े नेताओं ठीक पर है, नहीं बिल्कुल हो सही है कि ध्यान बड़े दीजिए नेताओं मैडम। की चमचागिरी हुई। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि ये तो आज केंद्रीय नेतृत्व मेरी की भाषा अगर में चर्चा कह हो रहे रही हैं है, सब कांग्रेसी मित्र। केंद्रीय नेतृत्व की चर्चा हो रही है, तो केंद्रीय नेतृत्व को सच में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर केंद्रीय नेतृत्व मैदान में था, टिकट बंटवारे में केंद्रीय नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो केंद्रीय नेतृत्व को हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ कुछ कोई नेतृत्व था ही नहीं। केंद्रीय नेतृत्व कमजोर रहा है हमेशा। और राहुल गांधी छोटे रहे होंगे जब से ये यहाँ पर परेशानियां चालू हुई मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह यहाँ मुखिया थे, कमलनाथ पहले यहाँ नहीं आते थे, बाद में उनकी एंट्री, मतलब वो विजिटर थे मध्य प्रदेश के पहले, बाद में उन पर जिम्मेदारी सौंप दी गई 2018 में। तो अब केंद्रीय नेतृत्व यहाँ कैसे दखल दे। यहाँ के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने ही कांग्रेस खत्म कर रखी थी, वो तो खुद सर्वाइव कर रहा था केंद्रीय नेतृत्व, हम वापसी कैसे करें। जी, एक लिंचिंग टाइप की हुई थी। ये बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। क्या बीजेपी परसेप्शन क्रिएट करने में माहिर है। जो एक किसी भी पार्टी के लिए जरूरी तत्व होते हैं, एक धनतंत्र, दूसरा जनतंत्र, है ना। तो धनतंत्र, आर्थिक रूप से बीजेपी की सारी नीतियां ऐसी हैं कि भयानक संपन्न है, उसके पूरे देश में कार्यालय हैं। किसी पार्टी को एक स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए संगठन के कार्यालय होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, उसमें वो मजबूत है। एक विजन होना चाहिए। उसने हिंदुत्व को ही पकड़ लिया, चलिए उसी के नाम से उसको वोट मिलते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के पास एक मूल विजन का अभाव था। इस बीच जो अराजकताएं हुई तो एक विजन अपने आप मिल रहा था। राहुल गांधी के कारण केंद्रीय नेतृत्व अब थोड़ी मजबूती पकड़ रहा है। उन्होंने जो पदयात्रा की, भारत को समझना चालू किया,
उसके कारण, पर वो हर स्टेट में तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये लेकिन स्टेट प्रकाश की सक्सेना जी, लीडरशिप पे यहाँ एक चीज और हाँ। देखने को मिलती है कि उन्होंने पद यात्रा की, जनता को समझने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जो उनके बयान आए या विदेश जाकर उन्होंने जो भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं युवाओं को वो चीजें आहत करती, क्योंकि आज हम जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो हम देशभक्ति के गीत जब सुनते हैं तो मन के अंदर एक उद्गार उत्पन्न होता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाए। ऐसी भावनाएं आज भी युवाओं के मन में रहती है। आज भी तिरंगा देखकर देशभक्ति से मन ओतप्रोत हो जाता है। ऐसे में अगर विदेशों में जाकर भारतीय संस्कृति के खिलाफ अगर कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना या भारत देश की चीजें दूसरे देश में जाके बताना, ये भारत की छवि को धूमिल करने का जो काम उन्होंने किया है, इससे कहीं ना कहीं जनता पर जो उनका असर पड़ा है वो बहुत कम पड़ा है। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये डेमोक्रेसी यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि ये कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी, मैं पैदा हुआ, मुझे कोई शर्म नहीं, मैं गर्व महसूस करता हूँ, एक लोकतांत्रिक देश में पैदा हुआ, और पुरानी सरकारों का भी बहुत योगदान रहा। मतलब देश जिस स्थिति में खड़ा हुआ है, ये एक दिन में 2-4-8 साल की उपलब्धियां नहीं होती हैं। तो बयानों पे ना जाएं आप, क्योंकि बयानों की मर्यादाएं दोनों ने तोड़ी है, संवैधानिक पदों पे रह के तोड़ी है। आपको डिबेट करना चाहिए, वो डिबेट गायब हुई है 2014 के आसपास से। मुद्दों पे बहस होना चाहिए। आप देखिए बड़े चैनलों पे, आपके चैनल पर बड़े अच्छे से बात होती है, आप देखिए खूब तू में होती है, हंगामे होते हैं, डिबेट खत्म होती जा रही है, मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। तो ये इसलिए वो नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व को अपन दोष दें, सभी का दोष है, सभी ने स्थितियां गिराई हैं। आज विजय का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी तरह सही हैं, आपकी गलतियां हैं, आप आत्मावलोकन भले ही ना करें, विपक्ष कर रहा है, परंतु आपको भी आत्मावलोकन करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी। बिल्कुल सही कहा। सत्येंद्र जैन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ जनता कह रही है, क्या कुछ नेता कह रहे हैं, क्या कुछ प्रत्याशी कह रहे हैं। 50+ बीजेपी और नांदगांव में हम जीतेंगे, ये भी तय थी। जिले में जरूर हमारी हार हुई है, लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, और जिस प्रकार से हमने सुबह कहा था कि किस तरीके से इस प्रदेश में झूठ की सरकार चल रही है, उसका परिणाम आना तय है। जिस प्रकार से किसानों को छला गया, गरीबों को छला गया, युवाओं को छला गया, मजदूरों को छला गया, हम अपनी सरकार आने के बाद जो घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उसको अक्षरशः पालन करेंगे। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल की कांग्रेस की सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी थी। 5 साल से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता प्रधानमंत्री आवास का इंतजार करती रही, सिर्फ खोखले वादे मिले। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में विकास का एक भी उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक आकंठ ये सरकार डूबी हुई थी। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ना तो विकास है और ना ही अपने किए हुए वादों को वो पूरा कर पा रहे हैं, तो जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ गया। देखिए, 5 साल अपन इंतजार के, उसके परिणाम स्वरूप आज जो खुज्जी विधानसभा का कांग्रेस का प्रत्याशी बना है, और मैं तो धन्यवाद और बधाई दूंगा कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की जनता की आभारी हूँ कि जिन्होंने अभी अपने इस जो चुनाव में जो निष्ठा और लगन के साथ काम कर इस खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में 26,000 से अधिक मतों से जो है आशीर्वाद दिए हैं। और आभारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे किसान नौजवानों के लिए जो काम किया, उसका ही परिणाम है। अत्याचार और अन्याय का सफाया होने जा रहा है, अराजकता का माहौल समाप्त होगा। अब ये पिछोर में प्रेम की गंगा बहेगी और सारी समाजें मिलकर एक मंच पे आकर प्रेम की गंगा बहाएंगे और विकास करेंगे, प्रगति करेंगे। जिला बनेगा क्या पिछोर? और नंबर 1 आपकी पहली प्राथमिकता क्या रही? पहली प्रार्थना ये है, सारी समाजों को एक मंच पर लाकर प्रेम की गंगा बहाना पहली प्रार्थना। पूर्व विधायक ने जो आस्था फैलाई है, जो भाई भाई को लगाया है और समाजों से जो व्यवस्था फैलाई है ना, सबसे पहले उसको खत्म करना है, उसके बाद में दूसरी चीज होंगी। देखिए, कांग्रेसियों ने काफ़ी महिलाओं को भी मतलब घर घर जाके मतलब ये किया है कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन हमारी बहनों ने किसी की नहीं सुनी। क्या है कि बहनों ने अपनी पार्टी के लिए इतना समर्थन किया कि जिस तरह से कहावत, मतलब एक पुरानी एक
ये है श्लोक है, संत सनातन संत कुमारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। इसी तरह से जो पार्टी का मतलब कमल में कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का कमल है, कमल को तो खिलना ही था। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम मध्य प्रदेश जीत गए और उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ भी जीत गए। और जिस तरीके से हमारी मध्य प्रदेश के लाडली बहनों ने 100% दिया है, मैं पूरे समस्त मध्य प्रदेश को बधाई देती हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो मेरी बहनों ने जितना समर्थन किया है और हमारे भाई को लाए हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लाडली बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को भारी बहुमत से विजयश्री हासिल करवाई है। रायगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन को सबसे पहले जिन्होंने विश्वास जताया है और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश का आशीर्वाद दिया है, और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी जिन्होंने अपना 100% देते हुए 100% देते हुए काम किया है, और हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिनका लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला, सभी के समन्वित प्रयास से हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ जन, सभी नेता जिन्होंने सब साथ आकर के सामूहिक रूप से काम करते हुए सबने सहयोग दिया, सभी लोगों को मैं सभी का इसमें सामूहिक ढंग से चुनाव लड़े हैं और सभी का आशीर्वाद मिला है, तभी ये बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हो पाई। मैं इसके लिए हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों, सभी मतदाताओं, भाई बहनों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद और प्रेम से जो है हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा सीट को जो है हैट्रिक मिला है। प्रदेश के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, नकारात्मक परिणाम भी आए, क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ना, लेकिन बीजेपी की जो है गलत झूठ है, वो वादों झूठी बातों को लेकर इन्होंने जो है जीत हासिल की है, ये जो है बहुत ही गलत है। रेणुका विधानसभा के नेता लोगों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज रेणुका विधानसभा एक महिला प्रत्याशी होने के नाते बहुत मेहनत किया, प्रयास किया और आज उनकी जीत है, मेरी जीत। पहली बार आप विधायक बन रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? महसूस तो आज अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी कार्यकर्ताओं को मैं अपने कामयाबी का पूरा श्रेय देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ में जो परिस्थिति बना उसके साथ मेरा साथ नहीं छोड़े और आज इस मंजिल में पहुँचाए हैं। सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं अपना कामयाबी का मेन श्रेय देना चाहती हूँ। मैंने अभी बताया लाडली बहना का कि जीत है, लाडली लक्ष्मी की जीत है, मातृशक्ति के सम्मान की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास किया गया उसकी जीत है, राष्ट्र रक्षा की जीत है, धर्म रक्षा की जीत है, ये सबकी जीत है। जितना लक्ष्य था मुझसे काफी ऊपर गए हैं और ये जनता को जो कांग्रेस ने गालियां दी हैं, राक्षस कहा है, ये उनके कुसंस्कारों को जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सम्मान को और संस्कारों को स्वीकार किया। कहीं जनता में खुशी का माहौल है, कहीं प्रत्याशी खुश नजर आ रहा है, कुछ जीत को एंजॉय कर रहे हैं उत्साह के साथ में और कुछ अभी भी इस असमंजस में है कि हम हार कैसे गए। और हारने का कारण कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है, कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं किया जिसलिए हमारे लगातार बयानबाजी सामने आ रही। जी सत्येंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी ने भी बात कही, लिंचिंग टाइप की बात कांग्रेस में होती, तो निसंदेह एक कांग्रेस को बहुत सोचने की बात है कि एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, देखिए कपड़ा फाड़ राजनीति, गालियां आपने बोला, सब मैं बार बार उद्धृत किया इस बात को, जनता ने इसको समझा और ये लिंचिंग का नमूना भी पेश हुआ कांग्रेस के कार्यालय में। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पहले बेचारा ग्राउंड फ्लोर पे था वो व्यक्ति, हमारा भारतीय है, मेरी पूर्ण संवेदनाएं हैं सबके साथ, इस प्रकार की घटना की मैं कभी भी सहमति नहीं देता, न कभी उसकी प्रशंसा करता हूँ, ये बिल्कुल बहुत गलत हुआ था उस समय भी। तो उस कांग्रेस कार्यकर्ता को वो डर गया, उसने दौड़ लगाई, तीसरी मंजिल तक दौड़ते हुए वो गया होगा, कमरे में बंद हुआ, लेकिन उन्हीं के कांग्रेस नेताओं ने ही उसको दरवाज़ा खोल के जैसे भी खोला और उसके सिर फोड़ा, उसको जान से मारने का हमला भी किया गया। तो कांग्रेस के अंदर ही ये इस विकृति है, ये संस्कृति तो कहीं से नहीं है, ये ना प्रकृति है, ये विकृति है, ये कांग्रेस के अंदर समाहित है।
टॉप लीडर से लेकर के नीचे तक के जो कार्यकर्ताओं हैं उनके अंदर ये भर चुकी है। कांग्रेस को ये बहुत इसको परिशोधन करने में मुझे नहीं लगता, पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कोई सीखने की और सुधार करने की प्रवृत्ति भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मोदी जी जैसे गए विदेश, तो उन्होंने इस संदर्भ में नहीं कहा कभी भारत को लज्जित होने वाले नहीं। उन्होंने ये बोला कि भारत में जैसे रोजगार नहीं, भारत में अगर रोड नहीं, भारत में शौचालय नहीं, अगर कोई पूछता था कि आपके यहाँ पे बहनें जो खुले में शौच करती हैं तो अगर उसमें हम गर्व कैसे महसूस कर सकते हैं, आप सोचिए। तो आज महिलाओं, कमलनाथ जी ने जरूर कहा कि मोदी जी तो शौचालय के चौकीदार हैं, पिछली चुनाव में आया तो हमने 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए, तो महिलाओं की इज्जत अस्मत जो होती है उसकी रक्षा करने के लिए रक्षक जरूर है, हम चौकीदार हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं भी उस पार्टी से एक कार्यकर्ता हूं कि मेरी पार्टी ने 11.5 करोड़ शौचालय बनाए, तो उनकी महिलाओं की, बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, अस्मत बचाने के लिए हम चौकीदार भी बन जाएंगे। और मैं अपना चौकीदार क्या, हमारे यहाँ तो पता ही होगा आपको कि मीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर, मैं वह बुझने वाली आग नहीं, मैं वह बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूँ, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इस प्रकार की अगर हमारी माताओं बेटियों की रक्षा के लिए पूरे भारत का एक एक पुरुष वर्ग अपना जीवन भी प्राणों की आहुति देता था, तो हम सब उस संस्कृति के संवाहक हैं। हम हिंदू संस्कृति को कृपया हिंदू धर्म से न जोड़ें, ये सनातन संस्कृति है और हमने अपना धर्म जो मानव रक्षा, हमारी माताओं बहनों की अस्मत की रक्षा करना भी एक धर्म होता है, और धर्म रक्षा के लिए अहिंसा परमो धर्म और धर्म रक्षा तथा ही विचार, तो हमने वो पढ़ा है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं विश्व में जाऊंगा, अगर कोई मेरे से ये कहेगा कि आपके भारत में आपकी बहन बेटियां तो खुले में शौच करती हैं, तो मैं गर्व महसूस नहीं कर सकता, उसमें मुझे शर्म ही आएगी। तो कृपया प्रकाश जी को इस प्रकार से भी उसको लेना चाहिए। मैं प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही, उसको मैं डिनाई नहीं कर, लेकिन हमें जो है हमारा सर्वम खलविदम ब्रह्मम जो बात कहते हैं कि ईशावास्यमिदम सर्वम खलविदम ब्रह्मम, जो ईश्वर है वो सब जगह व्याप्त है, इस संसार में व्याप्त है, तो हमें इस भाव से भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल सत्येंद्र जी सही कहा, हमें सभी तरीके से देखनी होगी चीजों को। अनवर खान जी आपके पास आऊंगी, रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, बहुमत भी अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। कांग्रेस क्या इस हार पर विश्लेषण करेगी, क्या अपनी पार्टी के अंदर कुछ सुधार लाया जाएगा या फिर पुनः इसी तरह की गलतियां दोहरा जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? सुधार नहीं लाया जाएगा तो नुकसान आगे उठाएगा लोकसभा में जी। दूसरा, जो मुसलमान का जो इंडिया में जो माहौल है हिंदुस्तान में, तो वो अपने देश से मोहब्बत करता है। जैसे बेरागढ़ है, पूरे नवाब साहब ने बसाया और दिल से। आज एक जैन मंदिर है भोपाल में, नवाब साहब ने बनाया। मुसलमानों ने जितने मंदिर बना के दिए हैं कि आपकी इबादत है, आपकी इबादत करो, तो मुसलमान मतभेद नहीं करता कभी भी। उससे चाहिए अच्छा आदमी और काबिल आदमी की इज्जत करता है, अब वो कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। दूसरा, ये योजना बताई है कि साहब गाँव में ये था ये, लेकिन आज जो योजना है ये हम अपील भी करते हैं जैन साहब से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, शिवराज चौहान से भी, जो रिजर्वेशन वाला जो माहौल बनाया है इन्होंने, किसी की भी बहन बेटी चली जाती है वो राजी है तो वो है, ये अगर बैन लगा दिया जाए तो अपने देश के हालात अच्छे होंगे। क्योंकि वो नाजायज़ लोग चले जाते हैं, लिखा पढ़ी हो जाती है, बाद में वो आ जाते हैं, उनका जो बच्चा होता है वो एक कूड़े फेंक दिया जाता है। तो ये आप अगर इसका रेशा देखें, 270 बच्चे कम से कम इस वक्त मध्य प्रदेश में ऐसे हुए जो लावारिस तरीके से फेंक गए, इस पे बैन लगाया जाए। हमें आपकी योजना, थोड़ी सी आपकी राय भी जानना चाहूंगी, चूंकि आपने मुसलमानों की बात करी। सत्येंद्र जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी, इसके पहले अनवर जी आपसे जानो, कुछ मुसलमान ऐसे हैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं करूँ, पूरे देश के संदर्भ में बात करूंगी, जिनका कहना है उन्हें भारत में डर लगता है। तो क्या वो किसी और जगह से आते हैं जिन्हें भारत में डर लगता है? वो लोग, उन लोगों ने अपनी जान पे खेल के यहाँ देश में रहे हैं। और देखो, आप जो था पाकिस्तान हम लोग नहीं गए, हम बड़े बड़े जागीरदार थे, हमने जागीर अपनी दे दी गरीबों को, नहीं हम तो आप रहो, आप नहीं जाओगे, हम भी नहीं गए। और हम लोगों ने अपनी जायदादें, माँ बाप सबको यहाँ कुर्बान कर दिया। लेकिन तो मतलब साफ है कि वो भ्रमित है, क्योंकि भारत के अंदर सभी समुदाय को, सभी जातियों को स्वतंत्र रहने की आज़ादी है। जी,
हमें ऐसी जैसे दो आंखें होती हैं इंसान की, एक हमारा मजहब है, एक हमारा देश है। बिल्कुल। तो दोनों आंखें अजीज है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बहुत देश अच्छी भी बात अजीज कही है आपने। और हमारा मजहब भी अजीज है। हम ये तो कभी अब वो कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो माहौल में बैठते हैं या बिल्कुल। किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, ये माहौल। अब जैसे पीसी भाई क्यों हारे, अनस पठान जो उनके साथ रहता वो पिटा नहीं पिटा, उसके बाद ये हुआ। आज पीसी साहब आ जाते इतने बोर्ड से। आप ये सोचो कितना बड़ा वो हुआ है। बिल्कुल, ये पिटने नहीं था। बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ एक सुधार की ओर जरूरत है कि अगर जो समझदार लोग हैं, मुसलमान भी जो हैं, जो बहुत अच्छे, जो भारत की संस्कृति को समझते हैं, जो भारत देश को अपना मानते हैं, तो उनके ही जो मुसलमान भाई है जो इस तरह की अराजकता वाली बातें करते हैं, उनको रोकने का जो दायित्व बनता है वो भी आप लोगों का बनता है। उस दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। हमने कहा, मेरा जो गाँव है मैडम, उसका नाम है खुदा रामपुर जी। मेरा गांव का नाम है खुदा रामपुर, शायद आपने सुना नहीं होगा। वो 70-80 गांव जो मुसलमान हिंदुओं के गांव हैं जी, वो ऐसी मोहब्बत करते हैं। जब होली होती है तो सब लोग बैंड बाजे लेके हमारे यहाँ आते हैं, वो रंग लगाते हैं। हम लोग उनको पहले गुड़ो बतासे चलते थे, अब मिठाई बांटते हैं। तो आज ये माहौल बहुत इतना खराब नहीं हुआ है। बिल्कुल सही है और कि हम लोग आज हमारे जो देश फादर, में विभिन्न जातियों के और विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, सभी हमारे जो फादर के आज दोस्त हैं, आज हम बहुत मोहब्बत करते हैं। राघव पटेल जी से जानना चाहूंगी कि राघव पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कई मुद्दों पे घेर सकती थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेर सकती थी, युवाओं के रोजगार के मुद्दे पे घेर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो था यहाँ अपनी जो भूमिका है वो अच्छे से निभा नहीं पाया। इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला हुआ तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबसे ज्यादा आरटीआई लगाई जी, कांग्रेस वहां कहीं भी नहीं थी। इसके बाद में 240 जो घोटाले हुए वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी के युवाओं ने ही आरटीआई से निकाले। आपने देखा होगा हरदा में कमल पटेल ने जो मानहानि का मुकदमा है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पे जी। तो कांग्रेस तो थी नहीं कहीं पे, जो उन कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि जो थाली है वो जो भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं तो हमें वोट दे देंगे, और आखिर में वही हुआ। जो नाराज लोग थे तो उनने वोट नहीं दी कांग्रेस को, तो इसलिए कांग्रेस का यह हंसने। दूसरी बात है इनका बड़ा वोट बैंक माइनॉरिटी की कई जगह पे, जैसा अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई ने भी कहा कि निर्णायक वोट होते हैं, तो उन लोगों ने भी इनको कांग्रेस को वोट नहीं दिया क्योंकि इन लोगों ने मात्र 230 में से 2 टिकट मध्य प्रदेश में दिए। तो माइनॉरिटी को भी लगा कि सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। भय दिखाते थे बीजेपी का कि जब बीजेपी लोग आएंगे तो दंगे करवाएंगे। उन लोग का ये कहना था कि दंगा होगा, इलेक्शन आएंगे दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, माहौल बना रखा था। जो जब मुसलमान देखा कि शांतिपूर्ण इलेक्शन हुए, कोई घटना नहीं हुई, उन्होंने सोचा कि यार अब तो ये हमें बेवकूफ़ बनाते थे। तो आज हम अच्छे लोग उनका साथ दें, इन्होंने टिकट भी नहीं दिया, वोट भी हमें नहीं देते हैं। जब हम खड़े होते हैं तो ये हम मुसलमान होते हैं, हिंदू हो जाते हैं कांग्रेस वाले। उस टाइम बड़े नेता ये कि ये कांग्रेस ही है, मुसलमान नहीं है। ये अगर कहते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपने 2 टिकट दिया, हमने 100% जिता के लाया। आप जी देखिए, मैं बताऊं, मेरे मित्र जो है अच्छी बात कह रहे हैं, इनकी आत्मीय भावनाएं हैं और जो इन्होंने प्रस्फुटित की मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये दर्शन कांग्रेस का नहीं है और ये समीचीन चिंतन भी सही नहीं है। अब मैं ये ज़्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये बात भी सही है। पूरा भारत का इतिहास उठाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है, हमारा संस्कृति देखिए, और आज बहुत सारे मुस्लिम देशों में मुस्लिम लोग ही मुस्लिमों को ही मार रहे हैं। तो ये बहुत परिशोधन की ज़रूरत है। मैं अनवर भाई की बात का स्वागत करता हूं, उन्होंने अपने जगह क्षेत्र में तो परिशोधन किया, लेकिन हर जगह करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या करी सरतन से जुदा वाली बात, तो ये भी अनुचित थी। आप सारे कानून के तहत जाइए, अगर कोई भी किसी धर्म के ऊपर आपत्ति करता तो भारतीय संविधान है। अब मैं दूसरी बात कहूँ कि मैं बहुत बड़ी बात कहना जा रहा हूँ कि होकर स्वतंत्र कब चाहा मैंने कर लूं दुनिया को गुलाम, होकर स्वतंत्र कब चाहा मैंने कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने कब कब घर घर जाकर नरसंहार किए, को कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदू संस्कृति ऐसी है, ये 100 साल पुरानी माननीय अटल जी की कविता है, जब 1940 में कुछ युवा अवस्था में, तो तब की बात है, तब उन्होंने लिखा और तब भी कितना अच्छी बात लिखी थी। लेकिन ये बात भी सत्य है कि भारत के अंदर आप देखिए जहाँ जहाँ जैन तीर्थंकर हुए, जैन मंदिर हैं, जैन सभ्यता है, चाहे वो सोमनाथ का, बहुत सारी जगह पर आक्रांताओं के रूप में आए हैं कुछ लोग। मैं उसको धर्म से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन वो इस्लाम धर्म से थे, ये बात है। मैं उनको ये नहीं कहूंगा इस्लाम ये सिखाता है, लेकिन उन लोगों ने
ये हमारी संस्कृति का अपभ्रंश किया, भंजन किया है। बिल्कुल सही और है। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा, बाबर जहां से आया था वहां अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि मैं भारत जाकर के अगर मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुत परस्ती में ना लिखा जाए, बुत शिकन के तौर पे लिखा जाए। तो बुत शिकन का मतलब उर्दू में या जो फारसी भाषा है उसमें ये होता है कि मूर्ति भंजक के तौर पे जाना जाए। बिल्कुल सही है। तो ये बाबर ने लिखा है। तो मैं कहूंगा कि अभी ऐसे ही अनवर जी जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है मुस्लिम समाज में, कहा कि जो ऐसे एक लोगों की शुद्धता बहुत करें, ये आवश्यकता है जो साथ में लेकर सभी को चले और अराजकता या फिर समाज के बीच में जो अलग अनर्गल बातें फैल रही उन्हें रोकने में काम करे। ऐसे लोगों की बिल्कुल आवश्यकता है। प्रकाश सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, हम इस डिबेट को और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास चूंकि समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि कांग्रेस को अब क्या बदलाव करने की जरूरत है जहां वो जमीन पर जनता से पुनः जुड़ सके? जी, यही मैंने 2011 की बात छेड़ी थी, अन्ना आंदोलन मूवमेंट के टाइप पे ना। मैंने इससे पहले कहा था कि धनतंत्र या जनतंत्र, ये दो बेसिक ज़रूरतें होती हैं किसी संगठन के लिए। तो वो बीजेपी धनतंत्र में मजबूत है, कांग्रेस अब उसको वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस चल ही रहा है, तो वो उसको उतना चुनावी चंदा भी नहीं मिल पा रहा है और निगरानी में है सब चीज़ें, है ना, तुरंत छापे ही पड़ते हैं। मुख्य चीज़ है कि जनतंत्र का उदाहरण इनको आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए था और राहुल गांधी कुछ, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सीखा है। वहाँ निर्भया कांड हो या ये जन लोकपाल के लिए जो भीड़ उमड़ी थी, वो भीड़ कहाँ गई, उसमें बैठे लोग किस पार्टी में शामिल हुए। मेरे लिंचिंग का एक मतलब वो भी था कि वो आज सब उन चीज़ों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो केजरीवाल जी का जो एक स्ट्रेंथ थी, एनजीओ का पूरा नेटवर्क था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट उनके चलते थे, जिसके कारण वो सत्ता में आए। फिर उन्होंने ये जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स जो लाए हैं, आम आदमी वर्सेस कारपोरेट, उन्होंने लड़ाई को कर दिया। कांग्रेस अपना कोई विजन तैयार नहीं कर पा रही है कि उसको कोई वोट क्यों दे। सत्येंद्र जी, आऊंगी। दूसरी चीज, उसके पास विश्वसनीय नेताओं की कमी है। बिल्कुल। जैसे 2018 में सरकार में लाए, हुआ क्या, क्लीन चिट देते गए आप, सारे जांच ही नहीं हुई, बिना जांच क्लीन चिट देते गए। तो जनता अब सोचती है कि मैंने क्यों दे वोट, जांच तो हुई नहीं। बिल्कुल। इतने घोटाले हुए, आपने ना मामले उठाए और सिर्फ घोषणा पत्र में रखा कि हम। जी राघव जी, आऊंगी आपके पास भी। तो वो एक विश्वसनीय चेहरा कांग्रेस पैदा बिल्कुल, कांग्रेस में विश्वसनीय चेहरे की कमी थी। सत्येंद्र जी, बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं बस ये कहूंगा कि ये बात जरूर मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही, मैंने उसमें विषय डाले, और भी अनेक पहलू हो सकते हैं, मैं उनके ज्ञान का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उसमें और भी जोड़ सकता हूं। जैसे आम आदमी पार्टी है, देखिए आम आदमी पार्टी का जनाधार भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से इनका जन्म हुआ था, जो आंदोलन जीवी पार्टी थी, देखिए, और इनका वो नीति खत्म हो गई। आज लोकपाल दिल्ली में नहीं बन पाया जिस लोकपाल से। दूसरी बात मैं और बता दूं आपको कि जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान, काले कीर्तिमान रच दिए, और सुप्रीम कोर्ट से भी बार बार लताड़ लगती रहती है, सारे लोग जेल में हैं। जो शीश महल बनाया, इसी का परिणाम है कि आज देखिए 0.5% वोट भी नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। मध्य प्रदेश में वोट शेयर देखेंगे, नोटा को 1% मिला, 0.5% भी नहीं मिला है। ये यही कारण हमारे पास अभाव है। जी राघव पटेल जी, बहुत कम शब्दों में। देखिए, आम आदमी पार्टी की योजना जो इनने कॉपी की और उसी लाडली बहना के सहारे आज इनको जो बहुमत मिला है, तो देखिए रेवड़ियां मत बोलिए। और दूसरी चीज है कि मैं अब इनको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आज उसी रेवड़ियाँ जो लाडली बहनों को आपने दी, उसी के सहारे आप आज सत्ता में आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने, और पंजाब देखिए भूलिए मत, आप सुनने पर समेट दिया है, और मध्य प्रदेश में आगे विपक्ष में हम देखिए आवाज हम ही लोग उठाएंगे। राघव जी, ठीक है, बिल्कुल सही है कि लाडली बहनाओं के मुद्दे पर आगे बढ़े हैं और दिल्ली में 3 बार आई है, बिल्कुल उसे आप हरा नहीं पाए, ये भी याद रखें। बिल्कुल। जी सत्येंद्र जी। देखिए, बस मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें, यही कहूंगा कि वो हमारा वोट शेयर तो दिल्ली में आई, अच्छी बात है, हमने भी वहाँ स्वागत किया, लोकतंत्र में है हम, बिल्कुल। लेकिन हमारा वोट शेयर कम हुआ तो बताओ, हमारा तो 40% हो गया, बड़ा। कांग्रेस का वोट शेयर खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात, बस मैं एक चीज एक और बोल दूं कि जो राघव जी कह रहे थे, देखिए कांग्रेस पूरी भ्रष्टाचारी है, और कुछ समय में अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले, वो कह रहे थे हम जेल से मुख्यमंत्री वाला पद चलाएंगे। कम से कम आप उनको सम्मान करना चाहिए लोकतंत्र का। अब मैं एक और चीज बोल दूं, अगर इतना ही लोकायुक्त की जो लोकपाल की बात करने वाले लोग हैं ना, ये तो अगर इनमें थोड़ा ही संविधान के लिए बचा, अगर इनको ईडी और वो बुलाए जेल में, तो इनको दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए दिल्ली का। लालू यादव जैसे लोग जो परिवारवादी, घोर परिवारवादी, जब जेल में गए तो किसी दूसरे को ही मुख्यमंत्री बनाया। मैं कहता हूँ ये अपनी पत्नी को ही बना दें। मैडम चीफ मिनिस्टर तो हुई थी शेष महल में,
मैडम चीफ मिनिस्टर कौन थी जो ठीक है, रिपोर्ट में आया सारा, सत्येंद्र जी, तो मैं यही सत्येंद्र जी, कहूंगा। ये केजरीवाल जी का मामला है। दिल्ली वाली बात है, अभी हम मध्य प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे दिल्ली हैं। इटली में नहीं है, पूना- इसलिए मैंने पूना- कहा अगर पूना- इटली में होता तो मैं जरूर हाँ पूना मैं इस हर पे चर्चा सेशन में करेंगे, रहूंगा हम किसी आपके। दिन विषय रखेंगे, ये बिल्कुल दिल्ली पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल सत्येंद्र जैन जी, अनवर खान जी, प्रकाश सक्सेना जी और राघव पटेल जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुमत चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिख रहा है। यहाँ पर 100 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है। और अगर चर्चा करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ पीछे नजर आ रही है। कई दिग्गजों की जो राजनीति है वो भी दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के कई दिग्गजों की राजनीति भी यहाँ दांव पर लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिंहासन पर आखिर बैठेगा कौन, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर बनेगा कौन। हमारे फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।